बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 43, लेसन नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने गलती से लेसन नंबर 7 बोल दिया और लेसन नंबर हमारा 8 शुरू चल रहा है। चैनल विद प्रोग्रेस हम पढ़ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जो है वो स्टेप्स बताएगा कि कौन कौन के स्टेप्स के थ्रू चाइना ने जो है वो तरक्की की है। सबसे पहले वो बता रहा है एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट के चाइना ने एक बड़ा ज़बरदस्त समाजी तजर्बा किया है। अब वो समाजी तजर्बा क्या है, मैं आपको ना इसका एक ब्रीफ सा बता देता हूँ। वो ये है बेटा कि इन्होंने चाइना ने ना अपने माशरे के अंदर एक ऐसे आदमी की तख्लीक की है कि जिसकी खुशी जो है वो दूसरों की खिदमत में है। अब चाइना के अंदर बड़ी शायद आपको थोड़ी सी अजीब सी बात लगे। चाइना के अंदर आपने अगर एक प्लम्बर को बुलाया अपने घर में, कोई काम कर रहा है, कोई पानी की फिटिंग का कोई मसला है, तो वो अगर देखता है ना कि आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी है, उसका बोर्ड है, उसका कोई पैनल है और वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, वो उसको जाता जाता ठीक कर जाएगा। उसको आपकी बाहर बाइक खड़ी है, कोई आदमी गुजर रहा है और आपको उसका थोड़ा सा ब्रेक लूज़ है या कुछ और, वो जाता जाता उसको टाइट कर जाता है। ये चाइना के अंदर उन्होंने ऐसे लोगों वहाँ प्रोड्यूस किए हैं। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेन चीज़ है वो सेल्फलेसनेस है। चाइना के लोगों के अंदर आपको सेल्फिशनेस नहीं मिलेगी। सेल्फिशनेस मटीरियलिज्म के नहीं, हमारा ज़ाती फ़ायदा होगा तो हम अगले का फ़ायदा करेंगे। चाइना में ऐसा नहीं। उसमें एजुकेशन है आदमी की, फिर री एजुकेशन है। बार बार वो लोगों को तालीम दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि इंसानियत की बेहतरी, इंसानियत की बका इस आर में है, एक दूसरे से मोहब्बत के अंदर है, उनकी पर्सनल खुशी आपस के अंदर इंटर रिलेटेड है। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट जो किया इस हवाले से। अच्छा, एक यहाँ पर सबसे बड़े जो है ना वो एग्जाम्पल के स्पेलिंग है। हम एग्जाम्पल के स्पेलिंग होते हैं EXAMPLA, लेकिन एग्जाम्पलरी की स्पेलिंग बेटा आपके सामने EXEMPLAR एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट। क्या थी भाई वो? व्हेन कन्फ्रंटिंग द इनिग्मा, कन्फ्रंट होता है हमारा सामना करना, फेस करना। जब हम फेस करते हैं इनिग्मा ऑफ द चाइनीज प्लेनेट, इनिग्मा कहते हैं मुअम्मा कि चाइना कैसे तरक्की कर गया, एक मुअम्मा बना हुआ। मुअम्मा कहते हैं एक पहेली जो है। टू मैनी वेस्टर्न्स हैव फॉरगॉटन द एशियाटिक बैकग्राउंड एंड पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री। तो बहुत सारे एशियन जो है बहुत से लोग वेस्टर्न भूल गए हैं कि चाइना की जो एशियाटिक बैकग्राउंड है, और बेटा दूसरा उसका पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री। ये मैं भी समझाता हूँ आपको ये क्या कहना चाहता है। एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं बेटा, एक तो पिछले पैरा का हमने एडिशनल क्वेश्चन भूल गए, हम यहाँ लिख रहे हैं व्हाट वुड हैपन टू चाओ एन लाई। चाओ एन लाई के साथ क्या होगा? जैसे उसने लिखा कि उसका हाथ डिसलोकेट हो जाएगा और बेटा उसका आँखें अंधी हो जाएंगी अगर वो ऐसे हाथ मिलाता रहा। अच्छा, ये सवाल नंबर 2 है। विच थिंग्स हैड too many Westerns forgotten confronting the enigma of the चाइनीज प्लेनेट। कौन सी चीज़ है बेटा जो वो भूल गए? वो ये भूल गए हैं कि चाइना का जो बैकग्राउंड है वो एशियाई है, नंबर 1, और नंबर 2 पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री है। अब इससे मुराद क्या है? देखिए, जब भी किसी मुल्क के साथ आ जाए ना कि इसका बैकग्राउंड एशियाई है, इसका मतलब है कि उस पर मगरिब का बड़ा ज़बरदस्त असर रहा है। क्यों? ये मुल्क अमूमन जो है, ये ममालिक जो है पुअर इकॉनमी होती है, इकॉनमी के लिए ये इन मुल्कों से कर्जे लेते हैं और वो कर्जे इतने सख्त शराइत पर होते हैं कि मुल्क चलने की बजाय उनका आलमोस्ट डूब जाता है उनका। तो चाइना का बैकग्राउंड भी एशियाई रहा है, बड़े उसके ऊपर कर्जों का बोझ रहा है उसके ऊपर जो है। दूसरा पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री। कॉलोनियल ये होता है कि जब कोई दूसरा मुल्क आकर आपके ऊपर काबिज हो जाता है, जैसे हमारे ऊपर जो 1947 तक जो है ब्रिटिश काबिज रहा। अब जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर काबिज हो जाता है तो वो उसके एसेट्स को अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करता है। यहाँ से ख़जाने निकाल के ले गए भाई, यहाँ से यहाँ की कीमती चीज़ें यहाँ से सारी ले गए, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ से तेल तक जो है वो चुराया गया, वो वहाँ पर जो सारा निकाल के ले गए जो है। तो चाइना की भी ऐसे। अब हम जो कानूनी बने हैं, हम कानूनी बने हैं तकरीबन 18वीं सदी के एंड में, 19वीं सदी के शुरू में और 20वीं सदी के मिड में हम जो है वो उससे आज़ाद हो गए। चाइना की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो बड़ी पेनफुल है, वो तो बड़ी तवील है, तकरीबन 150-200 साल है वो जो है वो रिकॉग्नाइज्ड टर्म्स के अंदर जो है वो रही है जो है
बट व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन 1949, कम्युनिस्ट किसको शिकस्त दे के आए थे, ये हमने बताया था, वो नेशनलिस्ट को शिकस्त देकर आए थे 1949 में जो है। और कम्युनिस्ट किसे कहते हैं, वन हु अप्रूव्स कम्युनिज्म जो है। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, तो जो कंट्री के जो ज़्यादातर अक्सरियत है, कैरीड ऑन, उन्होंने अपनी लेबर जारी रखी एज इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 200 ईयर्स, 2000 जैसे पिछले 2000 सालों से करती आ रही थी, इन एन अर्ली आयरन एज इकोनॉमी, आहनी मैशत के दौर से। एक तो स्टोन एज था आपका। स्टोन एज में ये था कि जब हर चीज़ पत्थरों की होती थी, पत्थरों की बनी हुई इस्तेमाल की जाती थी, वो स्टोन एज था। फिर उसके बाद बेटा आयरन एज आया कि जिसके अंदर जो है इंसान लोहे को इस्तेमाल करता था। ये दोनों द्वार बड़े सख्त हैं। आयरन एज में भी लोहे को पिघलाना, फिर उसको मोल्ड करना बड़ा टफ एक सिलसिला रहा जो है। एंड ऑन काउंटलेस ओकेजन्स, और लातादाद मौके पर ड्यूरिंग आर विजिट्स टू द एग्रीकल्चर कम्यूनिटीज, गैलीजो सेंटिनी खुद ये वहाँ पर रहा, वहाँ पर गया, विज़िट किए बेटा चाइना के जो हैं। और कहता है वो हम जब विज़िट करते थे कम्यून्स के, कम्यून ऐसे समझ लें जैसे हमारा एक गांव होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है एक कम्यून जो है, उसके अंदर बेटा एक प्रोडक्शन ब्रिगेड होता है। जो प्रोडक्शन ब्रिगेड है, जैसे फ़र्ज़ किया एक गाँव है वो 6 मुरब्बे का है, 7 मुरब्बे का है, चलिए 1 मुरब्बे का कर लेते तो उसमें 1 मुरब्बे का, तो 40 उसमें एकड़ जो है वो प्रोडक्शन ब्रिगेड होगा, जहाँ पर आपने अपनी चीज़ें उगानी है। एक छोटा सा सिनेमा होता है, उसके अंदर एक हेयर कट सैलून होता है, एक इसके अलावा जो है आपका अल्लाह भला करे कोई छोटा मोटा जो आपकी इबादत की जगह जो है वो, और उसके अलावा जो है कोई कैफेटेरिया टाइप इस तरह की चीज़ जो है, फिर कोई छोटा मोटा वहाँ पर जो है साथ में जो है वो वहाँ फैक्ट्री भी लगाते हैं कि कोई लोग हैं अगर वो फैक्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो वो फैक्ट्री के अंदर भी है वो काम कर सकें। ठीक हो गया। तो कहते हैं जब हम विजिट करते वहाँ पर तो वहाँ लोग में फ़ख्र से बताते थे, हे वी डिडंट हैव द लाइफ ऑफ द ऑक्सन एंड द हॉर्सेस, यहाँ पर हमारी ज़िंदगी जो वो घोड़ों और बैलों से बदतर हुआ करती थी। What was the writer told during his visit? To the communists. क्या बताया गया था? तो वो फ़ख्र से बताते थे कि जनाब वहाँ हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है वो गई गुजरी थी। बेटा अब आगे जाकर हम पढ़ेंगे वहाँ पर जो सहूलियात हैं, इतनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वहाँ पर, आवाम को जो है वो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं और उन पर मनोवान अप्लाई करता है। हमारी हुकूमत भी वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है। लेकिन मसला ये होता है कि चूँकि हमारा लॉ बहुत अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो लॉ ज़ीरो हो जाता है आपका जो है। कंपेयर टू चाइना इन 1949, रशिया इन 1917। चाइना में कम्युनिज़्म आई है 1949 में, रशिया में कम्युनिज़्म आई है 1917 में। और यहाँ आपको ये भी बता दें आपको कि चाइना और रशिया दोनों की तरक्की कम्युनिज़्म पे हुई है। और ये भी आपको मज़ीद बता दें कि मगरिब के अंदर आज भी जो है रशिया के ख़िलाफ़ या चाइना के ख़िलाफ़ एक शरीर किस्म का बुक्स पाया जाता है, नाप पाया जाता है। उसकी वजह जो बेटा कम्युनिज़्म थी कि कम्युनिज़्म जो है वो इनको पसंद नहीं थी, उसको पसंद नहीं करते थे। उनके नज़दीक जो है कम्युनिज़्म जो है ये इंडिविजुअल लिबर्टी या इंडिविजुअल टैलेंट के ऊपर डाका है। इसको चाइना के अंदर इस वक्त जो कम्युनिज़्म है अपनी मशक़शुदा हालत के अंदर मौजूद है, यानी कि ना डेमोक्रेसी है ना कम्युनिज़्म है, बहुत दरमियान में से कुछ समझ लें वहाँ पर सिस्टम जो है चल रहा है। डिड नॉट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस, रशिया को कभी भी इतनी खौफनाक विरसा नहीं मिला था। इनहेरिटेंस का विरसा ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ शैटरिंग मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस, कि एक सदी तक जो है इंतहाई तबाहकुन जो है मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस जो है वो रहा। हम चाइना को रशिया के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? वाई कैंट वी कंपेयर चाइना विद रशिया? अब दोनों की तरक्की कम्युनिज्म के ऊपर हुई है तो हम कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? चाइना आज़ाद हुआ है 1949 में, रशिया चाइना में कम्युनिज्म 1949 में, रशिया में 1917 में। बेटा इस वजह से कि रशिया पहले किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं रहा था। चाइना के ऊपर 100 साल से ज़्यादा मल्टी कॉलोनी, मैंने भी जो लेक्चर के शुरू में कहा, मैंने 200 साल कहा, बहुत अर्सा पहले उस पर सिर्फ बरतानिया ने इसके सहाली पट्टी को यूज़ करना शुरू किया था इसके लिए, फ्यूम के लिए। लेकिन फिर जब चाइना जंगे हारता गया फिर दूसरे ममालिक आते गए। 100 साल तक इसके ऊपर जापान, कोरिया, इवन अमेरिका, हालांकि वो तो बहुत दूर था वहाँ पर, और इंग्लैंड जो है, इसके अलावा आप इनका इटली जो है, ये
इवन रशिया तक जो है इसके कुछ हिस्सों पर जो है वो काबिज रहा है, इसके साहली पट्टी पर जो है, और उसके वो ओपीएम के काश्त के लिए इस्तेमाल बेटा करता रहा। तो चाइना को रशिया से हम इस वजह से कंपेयर नहीं कर सकते, रशिया पर कभी भी किसी और मुल्क की हुकूमत नहीं रही, और चाइना का हमारा जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, हमारा यूनिक कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, मानो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है। हमारे ऊपर जस्ट एक मुल्क हाकिम रहा था बेटा, वो ब्रिटेन था। चाइना का मल्टी कॉलोनियल है, चाइना के ऊपर कई ममालिक हाकिम रहे। फिर देखें, इसके बावजूद इतने कलील अरसा में इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद उन्होंने तकरीबन उस वक्त चाइना की आबादी 70 से 80 मिलियन थी कमोबेश जो है, और आज 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी जो है, और देखिए उन्होंने कैसे अपने आप को रीयूनाइट किया जो है। एक तबाहकुन जो मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा। चाइना ने कभी भी ऐसी, रशिया नेवर सफर्ड चाइना स्विन, रशिया कभी भी चाइना जैसी इसमें तरह नहीं रहा। सच शार्प एंड परवेसिव होता है, वाइडली स्प्रेड, बड़े पैमाने पर फैला हुआ जो है। परवेसिव वेस्टर्न इम्पैक्ट जो है, मगरबी इम्पैक्ट जो है, दैट इट वाज फोर्ड टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशंस, कि चाइना को फोर्स कर दिया गया बेटा इसमें इनटू ए काइंड ऑफ नेशनल स्किट्सोफ्रेनिया। बेटा इसको ज़रा प्रोनाउंसिएशन दोबारा सुने, स्किट्सोफ्रेनिया, ये शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, ठीक है। स्किट्सोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर को कहते हैं, कि वो चाइना के लोगों को दिमागी तौर पर तबाह कर दिया गया, नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ अ सेपरेट इकोनॉमी, मैशत बर्बाद, बट अबव ऑल इन टर्म्स ऑफ अ सेपरेट कल्चर बर्बाद जो है, एट सेपरेट पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी। जैसे हम लोग हैं, जैसे सबसे हमारी पर्सनैलिटी स्प्लिट करती है हम लोगों को। उन्होंने आज जो है बेटा शिया सुन्नी बरेली में तकसीम कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। स्प्लिट पर्सनैलिटी होगी, स्प्लिट कल्चर। हम लोग बहुत सी चीज़ें हम उनको इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं, हम उनको समझते नहीं, हम उनको कल्चर नहीं समझते। उनको जो दाढ़ियों के इतने डिज़ाइन बनाते हैं, और उसके ऊपर जो राब बहुत मुख्तलिफ हैं जनाब। हम लोगों की ड्रेसिंग ऐसी है, टाइट्स पहनते हैं ऐसे, मतलब कल्चर हमारा जो है वो स्प्लिट हो गया बिल्कुल जो है। और सबसे बढ़कर ये तो स्प्लिट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी बर्बाद है बेटा, टैक्सेस लग रहे हैं, लोगों की आमदन है नहीं है। तो चाइना भी इन्हीं के मसाइल के अंदर जो है वो शिकार था। What are the tragic फ्लॉ कह लें, या आप इसको बैकग्राउंड के डिफेक्ट कह लें, इसको जो है ट्रेजिक जो है एस्पेक्ट्स कह लें आप इसको, ऑफ एशियाटिक सिविलाइजेशंस। अब इन सब के ऊपर इसने ना सिर्फ कब्जा किया, इन पे काबू पाया चाइना ने, बल्कि अपने आप को बेटा इम्प्रूव भी किया, ठीक है। तो यही वजह है कि हम चाइना को रशिया से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस है और 100 साल तक है, जबकि बेटा रशिया का नहीं था। ये बातें थोड़ी सी मुश्किल है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जरा हम इसके सिनोनिम्स जो हैं लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कन्फ्रंट है, आमना सामना करना। फेस पे, ठीक है। दूसरा नंबर इनिग्मा। इनिग्मा कहते हैं मुअम्मा, पहेली, रिडल, सीक्रेट, ठीक है बेटा। पजल, जो समझ ना आए, मिस्ट्री, कैरी ऑन, जारी रखना, अच्छा कंटिन्यू, कीप ऑन, गो ऑन। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है कैरिड ऑन, यहाँ पर ना मिसिंग है, यहाँ पर है देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, देयर ट्रेडिशनल, इसमें मिसिंग है इंटेंसिव लेबर, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल का बेटा होगा
रवायती, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, ठीक है। और इंटेंसिव होता है शदीद, सवेयर, एक्सट्रीम, हार्ड, टफ, ठीक है। ग्रिम, ग्रिम बेटा खौफनाक को कहते हैं। पेज नंबर 6 है हमारा। हॉरिबल, टेरिबल, फ्राइटफुल। ये बड़ा अहम है बेटा। इनहेरिटेंस बहुत दफ़ा आया है इसमें से। इनहेरिटेंस कहते हैं विरसा, और इसका एक ही आता है हेरिटेज। बस एक ही आता है ये इसका हेरिटेज, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। शैटरिंग, तबाह करने वाला, तबाह कुन, डिस्ट्रॉइंग, डिमोलिशिंग, ruining, pervasive, फैला हुआ, widely spread, uncontrolled, डोमिनेटिंग। इम्पैक्ट बेटा असर को कहते हैं, तो आसान सा है। स्प्लिट, स्किज़ोफ्रेनिया, बीमारी है। कौन सी बीमारी है? मेंटल, मेंटल डिसऑर्डर। स्प्लिट, टूटी फूटी, ठीक है। ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ठीक है बेटा। तो ये पूरे हो गए। ओके बेटा, अल्लाह।